Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 13 of NORCET PYQ practice. So the first question is, which of the following is an indication of phototherapy in a newborn with hyperbilirubinemia? So देखो, first of all आपको पता है इन हाइपरबिलिरुबिनेमिया अगर बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कर्निक्टरस बेबी में कर्निक्टरस हो सकता है. सो टू प्रिवेंट द कर्निक्टरस हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं. बट क्या इंडिकेशन होता है, दैट दे आस्क इन द क्वेश्चन कि इंडिकेशन क्या है. अगर बिलिरुबिन लेवल 12.5 है या 15 है या 20 है या 22 है. सो देखो हमारे पास दो कंडीशन है. एक हमारा बेबी टर्म होता है, मतलब कि वो मोर देन 37 वीक पर बॉर्न हुआ है. एक होता है हमारा प्री टर्म. तो अगर बेबी टर्म होगा तो अगर बिलिरुबिन मोर देन 15 mg पर DL होगा, है ना, एट 72 आवर्स ऑफ लाइफ, तो हम क्या करते हैं, अगर 72 आवर्स ऑफ लाइफ पर भी अगर बेबी का बिलिरुबिन अगर 15 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम फोटोथेरेपी करते हैं. हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं. ठीक है ना. एंड इन टर्म बेबी अगर लाइक मोर देन 5 बोल सकते हो, लाइक 7 8 10 पे भी होता है तो हम कर देते हैं इन प्री टर्म बेबी में. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने कुछ प्री टर्म और टर्म नहीं बोला, तो आपको टर्म ही मानना है बेबी को. सो आंसर क्या होगा, बी होगा. बिलिरुबिन लेवल 15 mg पर DL होगा तो हम क्या करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ 35 वीक प्रेग्नेंट क्लाइंट इज अंडरगोइंग अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST हो रहा है उसका, वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग द 20 मिनट्स एग्जामिनेशन द नर्स नोट्स 3 fetal movement accompanied by acceleration of the fetal heart rate, each 15 beat per minute and lasting for 15 seconds. Okay, the nurse interprets this test to be non-reactive, reactive, positive और negative. First of all NST में positive negative नहीं होता, C और D गलत हो गया. either it reactive होगा या फिर non-reactive होगा. so this is something very very important. जो हमारा NST है, NST में हमारी दो फाइंडिंग होती है. एक हमारा होता है रिएक्टिव, एक हमारा होता है रिएक्टिव और एक हमारा होता है नॉन रिएक्टिव. एक हमारा होता है नॉन रिएक्टिव. रिएक्टिव का मतलब रीएश्योरेंस. रीएश्योरेंस मतलब है कि सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है. रीएश्योरेंस है ना. रिएक्टिव मतलब कि रीएश्योरेंस मतलब कि बच्चा क्या है, ठीक ठाक है. ठीक है. एंड नॉन रिएक्टिव का मतलब कि नॉन रीएश्योरेंस. रिएक्टिव मतलब कि रीएश्योरेंस मतलब कि बच्चा सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चा अच्छे से ऑक्सीजन ले पा रहा है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है. कब बोलेंगे, जब जो हमारा 20 मिनट्स का NST होगा, 20 मिनट्स क्या ड्यूरेशन में जो NST होगा, इन 20 मिनट्स में क्या होना चाहिए, मोर देन और इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन होना चाहिए. NST में मोर देन और टू एक्सेलरेशन होना चाहिए. एंड जो ये 2 एक्सेलरेशन होगा ना, उसमें जो फीटल हार्ट रेट है ना, वो कितना होना चाहिए, मोर देन फीटल हार्ट रेट जो है वो बेस लाइन से 15 बीट पर मिनट ज़्यादा होना चाहिए फॉर मोर देन और इक्वल टू 15 सेकेंड. वेरी सिंपल. 20 मिनट्स के लिए करेंगे, मोर देन 2 एक्सेलरेशन होना चाहिए एंड उसका जो फिटल हार्ट रेट है वो बेस लाइन से 15 ज़्यादा होना चाहिए फॉर 15 सेकेंड तक. अगर ऐसे है मतलब कि बेबी एकदम मस्त है, हेल्दी है, ठीक ठाक है, अच्छे से ऑक्सीजन ले रहा है, रीएश्योरेंस है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है. मतलब कि जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो क्या है, रिएक्टिव है. नॉन रिएक्टिव के मतलब कि 20 मिनट्स, इवन 40 मिनट्स भी बोल सकते हो आप. 40 मिनट्स मतलब उस 20 मिनट्स को एक्सटेंड करके 40 मिनट्स तक करते हैं. 40 मिनट्स होने के बाद भी बेबी जो एक्सेलरेशन है वो 2 एक्सेलरेशन नहीं हुआ है. सो इट मीन्स इट इज नॉन रिएक्टिव. इट मीन्स नॉन रीएश्योरेंस मतलब बेबी को कुछ गड़बड़ है, मे बी बेबी डीपली सो रहा है या बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कुछ भी हो सकता है ना. सो इन्होंने क्या बोला कि 20 मिनट्स का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि 3 फीटल मूवमेंट हुआ है, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया ना, 3 हुआ, वाह मस्त है. बाई एक्सेलरेशन ऑफ फीटल हार्ट रेट कितना हुआ, 15 ज़्यादा हुआ है एंड फॉर 15 सेकेंड के लिए इट मीन्स इट इज रीएश्योरेंस मीन्स इट इज रिएक्टिव. आंसर इज बी. वेरी सिंपल. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आप MCQ को यूं कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे. ठीक है ना. सो ऑल इन द सेंस कि आपका जो स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग, जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, सो next question. All of the following are correct about WHO 5 hand hygiene movement. It's not movement, it's movement है ना. 5 like by WHO it is 5 hand hygiene movement होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए एक्सेप्ट उन्होंने बोला है. सो इट इज वेरी वेरी सिंपल. अभी के अभी याद कर लो आप.
बिफोर टचिंग टू द पेशेंट, याद हो गया, बिफोर टचिंग, आप पेशेंट के पास जा रहे हो तो पेशेंट को टच करने से पहले, ठीक है, याद हो गया। सेकेंड, बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, कुछ भी आप एसेप्टिक प्रोसीजर करने जा रहे हो, पेशेंट का कैनुलेशन करने जा रहे हो, कुछ IV मेडिकेशन देने जा रहे हो, सो बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, याद हो गया, ठीक है। अब आपने एसेप्टिक प्रोसीजर किया, कुछ भी आपका फ्लूइड वगैरह पे एक्सपोजर हुआ होगा, सो आफ्टर टचिंग द फ्लूइड या आफ्टर फ्लूइड एक्सपोजर, ठीक है ना, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर टचिंग द फ्लूइड या आफ्टर फ्लूइड एक्सपोजर, देन फोर्थ इज आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट्स सराउंडिंग। सो ये हमारे 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट है, कितना सिंपल है ना, याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। सो उन्होंने क्या बोला, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, यस ये करना होता है, बिफोर टचिंग द पेशेंट ये भी करना होता है, बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स बिल्कुल गलत, आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, करेक्ट। सो आंसर क्या होगा, सी। उन्होंने एक्सेप्ट पूछा था ना, एक को छोड़ के सारे थे, सो सारे हैंड हाइजीन मूवमेंट है एक्सेप्ट सी, ठीक है। आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, सो देखो मतलब जो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना, उसमें से कुछ टॉपिक इज परमानेंट, लाइक पोजीशन, ड्रग कैलकुलेशन, BLS, ACLS, ठीक है ना, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। सो देखो उन्होंने बोला है कि पेशेंट को लीवर बायोप्सी हो गया, आफ्टर लीवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन, तो आपको पता है ड्यूरिंग सुपाइन में, सॉरी ड्यूरिंग प्रोसीजर आप क्या करते हो, सुपाइन पोजीशन देते हो विथ जो हमारा राइट साइड, क्योंकि राइट साइड हमारा लीवर है तो अंदर हम पिलो देते हैं सो डैट वो पार्ट अच्छे से एक्सपोज हो जाए, एंड जो हमारा हेड है वो हम ऐसे करते हैं, एक्सटेंडेड करते हैं, ठीक है ना। एंड आफ्टर द प्रोसीजर हमारा मेन मोटिव क्या है कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना है, सो हम उस एरिया को हम प्रेशर लगाते हैं, सो हम क्या देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, क्या देते हैं, राइट लेटरल पोजीशन देते हैं, एंड उसके अंडर जहाँ पे बायोप्सी हुई है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सैंड बैग लगाते हैं। सो आंसर क्या होगा, राइट लेटरल पोजीशन होगा, अदर पोजीशन लाइक अदर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। सुपाइन ड्यूरिंग देते हैं, प्रोन गलत है, हाई फॉलर गलत है, क्या देंगे, राइट लेटरल पोजीशन देंगे, ठीक है। What is the best position to keep a 12-year-old child after a lumbar puncture to assess the CSM? So आपको पता है ड्यूरिंग लंबर पंक्चर कौन सा पोजीशन देते हैं, लेटरल पोजीशन देते हैं और सी से बना देते हैं, क्योंकि जो हमारा हेड है वो चेस्ट को टच करते हैं, एंड जो हमारा लेग है फ्लेक्स करके पूरा एब्डोमेन को टच करता है, सो पूरा सी शेप पोजीशन बनता है, ठीक है ना। एंड आफ्टर लंबर पंक्चर मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि टू प्रिवेंट द पोस्ट लंबर हेडक, पोस्ट ड्यूरा हेडक भी बोलते हैं, पोस्ट लंबर पंक्चर जो हेडक होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा पोजीशन देते हैं पेशेंट को, सुपाइन पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं और फ्लैट पोजीशन देते हैं फॉर लाइक 6 to 8 आवर्स के लिए, ठीक है ना। इवन हम हेड के साइड हम पिलो भी रखना मना करते हैं पेशेंट को, सिंपल फ्लैट और सुपाइन पोजीशन देना होता है, ठीक है ना। सो उन्होंने बोला है कि 12 ईयर बच्चे का, अब वो बच्चा हो या बड़ा हो सबका सेम ही है, ठीक है ना, बच्चे का लंबर पंक्चर हुआ है तो कौन सा पोजीशन दोगे उसके बाद, सेमी फॉलर बिल्कुल गलत, सो दैट चाइल्ड कैन वॉच टीवी एंड बी एंटरटेन, सो बिल्कुल गलत, नहीं उसको बड़ा वाला गंदा वाला दर्द होगा सर में। प्रोन पोजीशन फॉर सेवरल आवर्स सो एज टू प्रिवेंट अ हेडेक, तो ये तो उन्होंने सही बोला है कि हेडेक को प्रिवेंट करना, बट प्रोन नहीं, सुपाइन होना चाहिए था यहाँ पे। ऑन हर राइट साइड टू प्रिवेंट द लीक ऑफ CSF, ये भी गलत है। प्रोन फॉर 2 आवर्स टू प्रिवेंट द वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन, ये भी गलत है। सो बेसिकली ये सारा ही ऑप्शन गलत है, प्रोन की जगह सुपाइन होता तो आंसर सही होता है ना, मे बी लाइक स्पेलिंग में वो हो गया होगा। सो आंसर क्या होना चाहिए था, सुपाइन पोजीशन देंगे टू प्रिवेंट द हेडेक, ठीक है, पोस्ट ड्यूरा हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए। Okay, next question, which of the following ECG finding would be seen in a client with hyperkalemia? मैंने अभी क्या बोला, ECG changes in hyperkalemia, hypokalemia, ये तो एकदम रट के जाओ आप, अगर आपको नहीं याद है तो रट के जाओ इसको, इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है ECG चेंजेस इन हाइपोकेलेमिया। इन हाइपोकेलेमिया क्या क्या होता है, सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव, क्या होगा, जो टी वेव है ना, दिस टी वेव इज गेटिंग फ्लैटेंड और इन्वर्टेड, फ्लैटेंड और इन्वर्टेड ऑफ टी वेव, याद हो गया। प्रोमिनेंट यू वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू वेव यूजुअली प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मल ECG होती है उसमें यू वेव प्रेजेंट होता है यूजुअली, बट इन हाइपोकेलेमिया जो यू वेव है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो अच्छे से दिखने लग जाता है। सो प्रोमिनेंट यू वेव, सो फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव,
एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, जो एसटी सेगमेंट है ना हमारा, एसटी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेशन होगा, क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन, एंड उसके बाद भी आपने ट्रीट नहीं किया तो एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एंड देन डेथ भी हो सकती है। सो प्लीज इसको याद कर लो, ये 4 लाइन याद कर लो, फ्लैटेंड और इन्वर्टेड टी वेव, prominent U wave, ST segment depression and QT interval prolongation. This is for hypokalemia, and the most common and the earliest sign that is the flattened or inverted T wave. ठीक है ना? So okay. Then coming to the hyperkalemia की बात करें, so mild hyperkalemia like कि अगर आपका पोटेशियम नॉर्मल कितना होता है 3.5 टू 5 इज नॉर्मल, 3.5 टू 5.5 और 5 इज नॉर्मल, ठीक है ना। सो 5.5 टू 6.5 अगर होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो टी वेव है ना, टी वेव यहाँ पे फ्लैट या फिर इन्वर्टेड नहीं होगा, टी वेव क्या हो जाएगा, एकदम टॉल होगा और काइंड ऑफ टेंट की तरह सिमेट्रिकल होगा, टेंट की तरह एकदम टॉल होगा, ठीक है ना। सो टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे से याद करो, कुछ भी चीजें पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ना है ना, प्रॉपर, जस्ट ये नहीं कि टॉल टी वेव हो जाएगा। टॉल टी वेव कैसा, टॉल नैरो सिमेट्रिकल टी वेव, सिमेट्रिकल टी वेव होगा काइंड ऑफ टेंट, है ना, ऐसे याद करना है। अगर आपने अभी भी करेक्ट नहीं किया, सो इन मॉडरेट हाइपरकेलेमिया लाइक 6.5 टू 7.5 में क्या होगा, पी वेव स्टार्टेड टू फ्लैटिंग, ठीक है ना, पी वेव क्या होगा, फ्लैटनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड पी आर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, वाइडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इन सीवियर हाइपरकेलेमिया आपने अभी तक अपने स्टेप नहीं लिया है तो क्या होगा, पी वेव पहले फ्लैट हुआ था, अब वो पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाएगा, पी वेव एब्सेंट हो जाएगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और वाइडेंड हो जाएगा, एंड साइन वेव पैटर्न आने लग जाएंगे, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हाइपरकेलेमिया में क्या फाइंडिंग मिलेगी आपको, एसटी डिप्रेशन, इन्वर्टेड टी वेव कहाँ होगा, हाइपो में होगा, फ्लैट टी वेव कहाँ होगा, इन्वर्टेड और फ्लैटनिंग और इन्वर्टेड टी वेव कहाँ होगा आपका, ये हमारा हाइपो में होगा, वाइड एसटी डिप्रेशन भी कहाँ होगा, हाइपोकेलेमिया में होगा, वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, हाइपरकेलेमिया में, तो आंसर क्या होगा, सी, ठीक है, कितना सिंपल सा था। द नर्स इज अवेयर दैट न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विथ हेपेटाइटिस। ऑफ कोर्स सारे पेशेंट के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, इवन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट्स वुड बी मोस्ट थेराप्यूटिक, so high carbohydrate and high calorie, high protein and low carbohydrate, low calorie and low protein, low carbohydrate and high calorie। so देखो बेसिकली जो हमारा हेपेटाइटिस है ना, मतलब कि लीवर का स्वेलिंग हो गया, लीवर का डिजीज हो गया है ना। अब लीवर का डिजीज हो गया है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है कि लीवर को थोड़ा रेस्ट देना है, मतलब किसी को भी बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं, जो सिक होता है उसको में रेस्ट देते हैं एंड प्रॉपर उसको एनर्जी भी देना है। सो मतलब कि हम उसको हाई कार्बोहाइड्रेट तो देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट तो देंगे, ठीक है, बट अगर हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ हाई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, बट प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, बनता है हमारा अमोनिया, है ना। सो अमोनिया जो है वो हमारे अभी जो लीवर है अमोनिया को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, है ना। सो लाइक एनकेफेलोपैथी और वर्स हो सकती है। सो इसलिए हम ज़्यादा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा नहीं देंगे, लाइक माइल्ड टू मॉडरेट तक हम प्रोटीन रखेंगे, ठीक है ना। सो प्रोटीन हम लाइक मॉडरेट लेवल तक रखेंगे और हाई कैलोरी डाइट देंगे। सो उन्होंने क्या बोला, हाई कार्बोहाइड्रेट हाई कैलोरी यस देंगे, हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट गलत हो जाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम नहीं करना है, लो कैलोरी एंड लो प्रोटीन भी गलत होगा क्योंकि कैलोरी कम नहीं करनी है, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली जो कैलोरी दे रहे हो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही देना है, फैट भी ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। सो फैट भी ज्यादा नहीं देना है, प्रोटीन भी हमें मॉडरेट तक रखना है, बहुत हाई नहीं रखना है। सो आंसर क्या होगा, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई कैलोरी देनी है। हाई कैलोरी क्यों देनी है, ऑफ कोर्स क्योंकि पेशेंट को एनर्जी की जरूरत है, ठीक है ना। अ क्लाइंट हैड एब्डोमिनल सर्जरी इन द मॉर्निंग में उसको एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। द नर्स नोटिसेस दैट देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी डिस्चार्ज ऑन हिज सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है ना। सर्जिकल ड्रेसिंग में स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या आया है, ब्लडी डिस्चार्ज आया है। द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दिस एज व्हाट टाइप ऑफ ड्रेनेज, सीरो सेंग्यूनस, प्यूरुलेंट, सेंग्यूनस और कैटरल। कैटरल तो गलत हो गया, या तो सेंग्यूनस होगा या तो प्यूरुलेंट होगा या सीरो सेंग्यूनस होगा, ठीक है ना। सो देखो आपको ना चार चीजें आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरस, सेंग्यूनस एंड सीरो सेंग्यूनस,
सीरस एंड सेंगुइनस दोनों को मिला देंगे तो सीरो सेंगुइनस हो जाएगा, एक होता है हमारा प्यूरुलेंट। सो सीरस में जो हमारा जो डिस्चार्ज होता है ना, जो वुंड डिस्चार्ज होता है वो कैसा होता है, क्लियर होगा, क्लियर होगा एंड थिन होगा, वाटरी होगा, पेल होगा, येलो होगा एंड लाइक कुल मिला के एक बात बोले तो काइंड ऑफ प्लाज्मा की तरह होगा, अगर आपने देखा होगा। एंड दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। अगर सीरस ड्रेनेज हो रहा है इट मीन्स इट इज नॉर्मल, मतलब प्रॉपर हीलिंग हो रही है वुंड की, घबराने की बात नहीं है, इट इज नॉर्मल। ये भी एमसीक्यू आ रखा है कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा एबनॉर्मल है। सो सीरस ड्रेनेज इज नॉर्मल। उसके बाद हमारा दूसरा है सेंगुइनस। सेंगुइनस मतलब कि ब्लड, मतलब कि ब्राइट रेड और डार्क कलर ब्लड आएगा, ठीक है ना। सो अगर थोड़ा बहुत आया, जैसे कि इन दैट केस थोड़ा सा आया है एंड जस्ट आफ्टर सर्जरी थोड़ा बहुत आया, दैट्स नॉर्मल, ठीक है ना। बट अगर परसिस्टेंटली आया जा रहा है एंड लार्ज अमाउंट में आ रहा है, इट मीन्स कि ब्लीडिंग हो रहा है, वहां पे कुछ तो मसला है, वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है एंड दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल। नॉर्मल कब होगा, अगर थोड़ा बहुत आया एंड लाइक जब जैसे ही सर्जरी हुई है उसी दिन आई है, जैसे कि उनकी आज ही सर्जरी हुई थी, है ना, मॉर्निंग में, एंड लाइक थोड़े टाइम के बाद उन्होंने नोटिस किया, नर्स ने नोटिस किया। सो दिस इज नॉर्मल, बट परसिस्टेंटली होगा एंड लार्ज अमाउंट में आएगा, सो इट इज एबनॉर्मल, ठीक है ना। सीरो सेंगुइनस क्या होता है, मतलब कि सीरस भी होगा, मतलब कि प्लाज्मा भी होगा, और सेंगुइनस मतलब ब्लड भी होगा। सो कैसे दिखेगा, पिंक टू लाइट रेड और वाटरी दिखेगा, है ना, बेसिकली पिंक दिखेगा एंड दिस इज ऑल्सो नॉर्मल, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। प्यूरुलेंट कैसा होता है, प्यूरुलेंट मतलब कि पस जैसा, प्यूरुलेंट मतलब पस, मतलब कि थिक ओपेक वाइट येलो जो भी बोलो, ग्रीन ब्राउन, फॉल कलर के, फॉल स्मेलिंग भी आएगी, मतलब कि क्या हो रहा है वहां पे वुंड में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया एंड दिस इज ऑल्सो एबनॉर्मल। मतलब कि सीरस एंड सीरो सेंगुइनस इज नॉर्मल एंड सेंगुइनस एंड प्यूरुलेंट क्या है, एबनॉर्मल है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कैसा उन्होंने बोला, ब्लडी डिस्चार्ज है, तो ब्लडी डिस्चार्ज कैसा होगा, सेंगुइनस होगा ना, सीरो सेंगुइनस भी नहीं होगा। बेसिकली सेंगुइनस सीरो सेंगुइनस कैसा होना चाहिए था, काइंड ऑफ पिंक। सो ये गलत हो गया। प्यूरुलेंट भी नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा ये तो आंसर क्या होगा, सी, सेंगुइनस है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the following ECG finding in the depicted image. So it is very simple, wide QRS complex हो रहा है, so ये क्या है हमारा, ventricular tachycardia है, very simple। ECG is very very important, already मैंने पढ़ाया है, आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है ना। A patient comes into the ED emergency department with organophosphate poisoning, organophosphate poisoning हुआ है पेशेंट को। डॉक्टर ऑर्डर्ड एट्रोपिन सल्फेट। सबको पता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गया या फिर मशरूम पॉइजनिंग हो गया, उसका एंटीडोट क्या है, उसका एंटीडोट हमारा है एट्रोपिन सल्फेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट असेसमेंट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, मतलब ये उन्होंने बोला कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग तो हुई है, हम उसके लिए हमने क्या दिया, उसके लिए हमने दिया है एट्रोपिन, तो हमें उसका इफेक्ट कैसे देखते हैं, तो उसका इफेक्ट ना हम प्यूपिल के थ्रू देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्यूपिल के थ्रू देखते हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है ना कि ये जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है वो क्या करता है, मस्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन बहुत सारे एक्सेस में होता है एंड जिसकी वजह से क्या होता है, कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है ना। एंड उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, स्लज बीबीबी, स्लज बीबीबी मतलब कि स्लाइवेशन, लेक्रिमेशन, मतलब कि मुंह से बहुत सिक्रेशन आएगा, मतलब सिक्रेशन ही सिक्रेशन, ऐसे याद करो। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग मतलब हर जगह से पानी, हर जगह से पानी, एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा हो गया मतलब हर जगह से पानी आएगा, तो स्लाइवेशन होगा, लेक्रिमेशन होगा, यूरिनेशन होगा, डायरिया होगा, जीआई क्रैम्पिंग होगा, एमेसिस होगा, मतलब हर जगह से पानी आ रहा है ना, आँख मुंह हर जगह से पानी पानी पानी। एंड बीबीबी इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस होगा, मतलब कि ब्रोंकोरिया होगा, मतलब कि लंग्स में बहुत सारा पानी आएगा, है ना, ब्रोंकोस्पैज्म होगा एंड ब्रेडिकार्डिया होगा। ओके, सो दिस इज द लाइक आपको ऐसे याद करना है, स्लज बीबीबी, ठीक है ना। उसके अलावा हाइपोटेंशन वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। एट्रोपिन क्या है, इट इज एंटीकोलिनर्जिक है, जो कि मस्करिनिक जो मस्करिनिक इफेक्ट आ रहा था उसको क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो बेसिकली एट्रोपिन क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, प्यूपिल डायलेशन करेगा, है ना। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होगा, प्यूपिल कंस्ट्रिक्टेड होगा, ये क्या करेगा, मिट्रियासिस करेगा, डायलेट करेगा, है ना। तो जब हम एट्रोपिन पेशेंट को देते हैं ना, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जो पेशेंट आता है उसको हम लाइक एट्रोपिन इंजेक्ट किया, तो हम फर्स्ट पहले क्या देखते हैं, एट्रोपिन वो देखते हैं, प्यूपिल का वो देखते हैं, साइज देखते हैं कि वो लाइक इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। सो हम क्या करते हैं, प्यूपिल डायलेशन देखते हैं। सो आंसर क्या होगा, प्यूपिल डायलेशन, वेरी सिंपल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, यहाँ से देखते हैं ये वाला। Which of the following is not used in management of orthostatic hypotension? सबको पता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, पोजीशन चेंज करने की वजह से बीपी कम होना, डेट इज द लाइक पोजीशन चेंज करने की वजह से
हाइपोटेंशन होना इज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वेरी सिंपल। तो अगर किसी को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा तो क्या क्या मैनेजमेंट करने का रूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज वाटर एंड सोडियम इनटेक करते हैं। जिसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होता है उसको बेसिकली हम यही बोलते हैं कि आपको प्रॉपर वाटर एंड सोडियम इनटेक रखना है। फिजिकल मैन्यूवर करना है, मतलब कि लाइक स्टॉकिंग लगा दिया। जब आप पोजीशन चेंज करो तो धीरे धीरे करना है, लाइक अब लेटे हुए हो तो लेट के पहले आपको प्रॉपर बैठना है, देन आपको लेग डेंगलिंग करना है, देन आपको खड़े होना है। सो लाइक फिजिकल मैनूवर में बोलते हैं। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, दिस इज द मेडिसिन जो कि हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को देते हैं। डोपामिन नहीं देते हैं, उन्होंने नॉट पूछा। तो डोपामिन हम कब देते हैं? जब पेशेंट शॉक में चला जाता है, पेशेंट का बीपी बिल्कुल मेंटेन नहीं रहता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो हम डोपामिन देते हैं। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन के लिए डोपामिन नहीं देते। इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज नॉट सीन इन शॉक? ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। शॉक में कौन सा सिम्टम्स नहीं दिखता है? हाइपोटेंशन दिखता है। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑफ कोर्स शॉक में बीपी कम होगा, टिश्यू परफ्यूजन ही कम होता है बेसिकली, सो ये भी होता है। हाइपोक्सिया, ऑफ कोर्स हाइपोक्सिया होगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, यस। ट्रेमर्स नहीं होता है, डी, ट्रेमर्स इज यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन शॉक। सो आंसर क्या होगा? डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच पोजिशन इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन? सो देखो, प्लूरल इफ्यूजन मतलब हमारा जो लंग्स की जो लेयरिंग है, दैट इज द प्राइटल प्लूरा एंड द विसरल प्लूरा। सो उनके बीच में क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। अब वो फ्लूइड में लाइक ब्लड भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कुछ भी हो सकता है ना। सो दैट इज द प्लूरल इफ्यूजन। सो प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? जो फ्लूइड है, अब खुद सोचो फ्लूइड क्या होता है? ग्रेविटी के थ्रू मूव करता है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे राइट लंग में प्लूरल इफ्यूजन है, तो अगर मैं राइट लंग को ऊपर करूंगी तो जो जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा ना, वहां से हट जाएगा, है ना। सो लाइक ग्रेविटी के थ्रू मूव करता है। सो हमें प्लूरल इफ्यूजन हमें आइडेंटिफाई करना है। सो हम कौन सा, विच पोजीशन इज बेस्ट टू आइडेंटिफाई द लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन? लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम कौन सा पोजीशन देंगे? इट्स राइट लेटरल डेक्यूबिटस, मतलब कि देखो लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हम पेशेंट को कैसे लिटाएंगे? लेफ्ट लेटर साइड में लिटाएंगे, सो दैट लेफ्ट साइड में वो जो इफ्यूजन है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए ग्रेविटी के थ्रू, एंड एक्सरे में हमें आइडेंटिफाई हो जाए। तो हम क्या देंगे? इन लेफ्ट प्लूरल इफ्यूजन हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। अगर राइट प्लूरल इफ्यूजन फाइंड करना है तो हम राइट लेटरल पोजीशन देंगे। सो सुपाइन नहीं देंगे, एक्सियल नहीं देंगे, ये दोनों गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। राइट लेटरल डेक्यूबिटस कब आंसर होता है? जब राइट प्लूरल इफ्यूजन होता है। तो आंसर इज सी, ठीक है। अ मेल पेशेंट कम्स इन कैजुअलिटी हु इज लेसरेटेड अनटाइडी वुंड आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। What would be the priority nursing action? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला कि लेसरेटेड है, अनटाइडी वुंड है। देखो एक हमारा टाइडी वुंड होता है, एक हमारा अनटाइडी वुंड होता है। टाइडी वुंड मतलब कि सिंपल है कि लाइक कि कुछ भी सर्जिकल इंसिजन लग गई है, या फिर ग्लास की वजह से वहाँ पे चोट, मतलब इंसिजन लग गई है ना। कुछ नाइफ वगैरह की वजह से इंसिजन लग गई है, दैट इज द टाइडी वुंड। अनटाइडी मतलब कि क्रशिंग हो गई है, अवल्जन हो गया है ना, ट्रॉमा हो गया बाहर, सो दैट इज द अनटाइडी वुंड। वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है इन अनटाइडी वुंड में। तो इन्होंने बोला है कि पेशेंट जो है वो जो पेशेंट जो आया है कैजुअलिटी में, वो जो वुंड है वो लेसरेटेड है और अनटाइडी है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट इज योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, है ना। सो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सूचरिंग। क्या प्राइमरी सूचरिंग करोगे आप? तो देखो कभी भी अगर पेशेंट लेसरेटेड है, अनटाइडी वुंड आया है, सो लेसरेटेड है वहाँ पे, अनटाइडी वुंड है, सो यहाँ पे हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो कभी भी हम इस तरीके के अनटाइडी वुंड को कभी भी हम क्लोज नहीं करते हैं। क्यों? अगर आपने क्लोज कर दिया, आपने सूचरिंग कर दिया, तो क्या होगा? आपने प्रॉपर क्लोज कर दिया तो वो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर एब्सेस बन जाएगा, पस बन जाएगा, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो कभी भी अनटाइडी वुंड को, लेसरेटेड वुंड जो बाहर से वैसे क्रशिंग होके आते हैं, उसको कभी भी हम तुरंत के तुरंत हम सूचरिंग नहीं करते हैं। जैसे ही वो पेशेंट आता है सबसे पहले हम उस वुंड को प्रॉपर अच्छे से वॉश करते हैं, मतलब कि प्रॉपर क्लीन करते हैं, थ्रोली क्लीन करते हैं, जस्ट ड्रेसिंग करते हैं, एंड जैसे थोड़ा सा लाइक रिपेयर वगैरह होने लग जाता है देन सूचरिंग करते हैं, ठीक है ना। सो प्राइमरी सूचरिंग नहीं करेंगे। प्राइमरी सूचरिंग कब करेंगे? अगर वुंड टाइडी होता। इन टाइडी वुंड हम क्या करते हैं? प्राइमरी सूचरिंग करते हैं। सो ये गलत हो गया। बी उन्होंने क्या क्या बोला? क्लीन, थ्रोली एंड ड्रेसिंग। हाँ ये कर सकते हैं। सो ये हो सकता है आंसर हमारा, है ना, ये वाला आंसर हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। डिब्राइडमेंट विथ सूचर इमीडिएटली। सो डिब्राइडमेंट करेंगे अगर लेसरेटेड है, कुछ लाइक इन्फेक्शियस है वहाँ पे, डिब्राइडमेंट कुछ लाइक नेक्रोसिस टिश्यूज है, तो उसको डिब्राइडमेंट तो करेंगे, बट सूचर इमीडिएटली नहीं करेंगे अगेन, क्योंकि डिब्राइडमेंट करके हमने बिना रूल फाइंड आउट किए हम अगर हमने उसको
क्लोज कर दिया तो अगेन कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह, कुछ पस, कुछ अंदर कुछ बड़ा सा कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। तो सूचर इमीडिएटली नहीं करेंगे, डिब्राइडमेंट करेंगे बट सूचर इमीडिएटली नहीं करेंगे, सो इसी गलत है। डिब्राइडमेंट विद सूचर सेकेंडरीली, तो ये सही बोला उन्होंने, टीबी उन्होंने सही बोला कि यस डिब्राइडमेंट करेंगे एंड सूचर सेकेंडरीली, मतलब कि थोड़े टाइम के बाद करेंगे। सो बट उन्होंने क्या बोला था, मतलब कि बी भी सही है और डी भी सही है, ए गलत है और सी गलत है, ए और सी गलत है, बी और डी गलत सही है। बट बी उन्होंने क्या बोला, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, पहले क्या करोगे, सो पहले आप क्या करोगे, क्लीन थ्रॉली, सबसे प्रॉपर अच्छे से क्लीन करोगे एंड प्रॉपर ड्रेसिंग करोगे, एंड अगर डिब्राइडमेंट कर सकते हो डिब्राइडमेंट करना है, एंड देन आपको सेकेंडरली आपको क्या करना है, सूचरिंग करनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ अच्छे से पढ़ो, बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं, जितना हो सके अच्छे से रिवीजन करो, रिवीजन बहुत अच्छे से करो, एमसीक्यू बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।